क्लास 7। आज हम मुग़लों के उत्तराधिकार की परंपराएं पढ़ते हैं। यानी मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसका आधार ये है कि जो बड़ा लड़का होता था उसको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। वे शहदायद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन सारे पुत्रों में कर दिया जाता था। तो इसी के आधार पर हम पढ़ रहे हैं अब मुग़लों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध थे। नया टॉपिक है मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध। तालिका नंबर 1 को फिर से देखिए। आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अर्थात मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार रेगुलरली सैनिक अभियान चलाए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से, उनकी अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो और कई शासकों ने इच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, अपनी मर्जी से उनके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। राजपूत शासक इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये जो इतिहास लिखवाया गया है ये बाद में लिखवाया गया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा विरोधी हूँ। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों मुग़ल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद पर राजपूतों ने कार्य किया, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो ये कुछ जो शासक थे उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुग़लों के साथ किया, ऐसा इतिहास में लिखा गया है, परंतु कई शासकों ने विरोध भी किया है। तो आप यहाँ पे देखिए, भी दिखा रखा है। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, आजकल जो जयपुर है उसको अंबर नाम था उस टाइम, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ भी एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो मुग़लों ने दूसरे शासकों के साथ संबंध बनाए जिन्होंने उनको स्वीकार कर लिया, उनको उच्च पद दिया, और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया उनके साथ युद्ध किया। ऐसा इतिहास में लिखा गया है या लिखवाया गया है। अब सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने में इनकार करते रहे। उन्होंने इनकी जो अधीनता थी उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु जब वे हार गए तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। उन्हें उनकी जागीर अर्थात उनका जो क्षेत्र थे, इलाके थे, वो वतन उन्हें जागीर के रूप में दे दिया। ये यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मुग़लों की प्रशंसा की गई है, मुग़लों की बढ़ाई की गई है, लेकिन वास्तव में क्या था ऐसा एग्जैक्ट बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिखवा रखा इतिहास। पराजित करने वाले अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। फिर देखिए इस लाइन को, यानी कई शासक थे वे हार गए थे मुग़लों से, परंतु उनको अपमानित न करने के बीच अपमानित नहीं किया गया। इसलिए सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुग़लों के अनेक शासकों और सरदारों पर इनका जो प्रभाव रहा वो लंबे समय तक रहा, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, मुश्किल था। तालिका नंबर 1 को फिर से देखिए। जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। यानी जब शिवाजी ने मुग़लों के सामने हार मान ली और वो उनकी शरण में आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का परिणाम क्या हुआ? तो ये जो इतिहास लिखवा रखा है ये सही नहीं लिखवाया गया है। इसमें मुग़लों की प्रशंसा की गई है और दूसरे जो भारतीय शासक थे उनकी खराब बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र शामिल होते गए वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में शामिल करना शुरू कर दिया। यानी अनेक शासकों ने, जैसा कि इतिहास में बताया गया है,
अनेक शासकों ने इसकी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और इनका साम्राज्य बढ़ता गया। और जैसे जैसे अनेक सामाजिक समूह इसमें आते गए तो मुगलों ने इनको अपने प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की थे, लेकिन अब इन छोटे समूहों के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठों और दूसरे समूहों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर साहब मनसबदार कहलाए जाते थे, यानी मुगलों की जो सेवा करते थे उनकी अंडर में रहते थे, और नौकर साहब थे उनको मनसबदार कहलाया गया। शुरू में कौन थे भी, शुरू में कौन थे इनके साथ? तुरानी सरदार थे, लेकिन बाद में उन्होंने सभी समूहों को साथ लेकर चलना शुरू किया। यहाँ भी इनकी प्रशंसा दिखाई गई है। ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को, सभी को शामिल कर लिया और ये नौ सब मनसबदार कहलाई। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब अर्थात कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, अर्थात ये सरकारी पद पर होते थे। मनसबदार जिसके पीछे लग जाता है वर्ड, वो व्यक्ति किसी न किसी सरकारी हैसियत अथवा पद पर होता था। यह मुगल सम्राटों द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी जिसके जरिए 1 पद, 2 वेतन और 3 सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। यानी एक तो पद किस रैंक पर है वो, दूसरा उसकी सैलरी, तीसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या जिम्मेवारियां उसकी, ये निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर होता था। अब जात वर्ड नया आया है भी, ये देखना क्या होता है। पद और वेतन यानी किसी व्यक्ति को क्या रैंक मिलेगा, कितनी सैलरी होगी, ये जात के डिपेंड करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब ये जात क्या है, देखो जात वर्ड आया है। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। यानी सीधी सी बात है, 5000 जात जिसकी हैं उसको 1000 से ऊपर माना जाता था। सही है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका खर्चा बढ़ गया। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी जितनी जिम्मेवारियां होती थी उतने ही उनके घुड़सवार होते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, सुपरविजन के लिए, और वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण कराते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहते थे। ये मनसबदार अपना सैलरी कहाँ से निकालते थे भी? राजस्व से। राजस्व इकट्ठा करते थे कहाँ से? जो भूमि इनको मिली हुई थी वहाँ से किसानों से लगान वसूल करते थे। इसको जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर निर्भर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। मनसबदार जो है केवल अपनी जो जमीन थी उस पर डिपेंड नहीं रहते थे और न ही उस पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर, उनके लिए कौन काम करते थे? नौकर काम करते थे। जैसे आजकल सरकार के लिए नंबरदार, तहसीलदार, पटवारी, ये सारे राजस्व इकट्ठा करने वाले हैं, जबकि वे स्वयं किसी देश के अन्य भाग में सेवा करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीर का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो जाए। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। मनसबदारों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीर
जागीरों की संख्या में कमी हो गई। इसके फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी ये कोशिश करते थे कि वह जितना राजस्व वसूल कर सकें कर ले, यानी जितना कर किया जा सकता है उनसे राजस्व वसूल कर सकते हैं। किया भी उन्होंने। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये जो बातें बताई गई हैं, इनको आप अच्छी तरह फिर दोबारा से पढ़ना। 2 बार समझ में नहीं आए, तीसरी बार पढ़ना, और फिर भी नहीं आया तो मेरे से पूछना। तो इसी के लिए आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।